नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार फिर आपका लाइव क्लास नृत्य क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हिंदी की क्लासेस चल रही हैं और मैं उसमें आपको वर्णमाला करा चुका हूं और वर्णमाला में क्या क्या होता है वो आपको विस्तारित आपको करा दिया जा चुका है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं वर्णमाला तो आप पिछली क्लासों में देख सकते हैं और वर्णमाला को पूर्णतः सीख सकते हैं बहुत ही आसान तरीकों से, बहुत आसान ट्रिक के साथ में। और दोस्तों उसी के बाद में फिर मैंने आपको बताया है पद विचार। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पद विचार की तो मैं पद विचार में आपको स्रोत के आधार पर पढ़ा चुका, पद नहीं, शब्द विचार। जी हाँ, तो शब्द विचार में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जिसमें आप देख सकते हैं शब्द विचार में आप पाएंगे कि आपकी जो क्लास है मैं अब तक जो करा चुका हूं उसमें स्रोत के आधार पर अब तक करा चुका हूं, उसके बाद में रचना के आधार पर आपको करा दिया जा चुका है। लेकिन दोस्तों अब तीसरा पॉइंट आपके सामने आता है निकल के, जो होता है आपका अर्थ के आधार पर। अब देखते हैं इसमें जो हिंदी के जो शब्द होते हैं उन्हें अर्थ के आधार पर कैसे करते हैं और उन्हें अर्थ के आधार पर कैसे किया जा सकता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो अर्थ के आधार की अगर हम बात करते हैं तो अर्थ के आधार पर किन किन शब्दों को रखा गया है उसका मैं आपको विस्तारित बताने वाला हूं। लेकिन मैंने जो कल आपको बताया है, जो आपको कल क्लास में मैंने बताया था, वो आपको थोड़ा सा एक बार मैं उसको रिवाइज कराऊंगा और उसके आगे फिर आगे से आपको कराने का प्रयास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों चलिएगा और लेते हैं, आपके सामने है। जी हाँ, तो दोस्तों मैं आपको फिर से वही आपकी फिगर बनाने वाला हूं ताकि आपको आसान हो जाए, क्लियर हो जाए और उसके बाद में आगे चलते हैं। ये लीजिएगा, देखिए मैं आपको कह रहा था शब्द विचार में है, सॉरी ये ब्लैक पेन है, इसको हम व्हाइट कर लेते हैं ताकि सही हो जाए। ये लीजिएगा, चलिए यहां पर दोस्तों देखिएगा शब्द विचार में आपको मैंने कराया है। विचार में आप देख सकते हैं यहाँ पर शब्द विचार की अगर हमने बात की है तो यहाँ पर जो शब्द विचार है उसमें हमने यहाँ पर स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर है। अगला आपको यहाँ पर रचना के आधार पर है, के आधार पर है, और यहाँ पर अगला आपका अर्थ के आधार पर है, अर्थ के आधार पर है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास में तीन चीजें होती हैं, स्रोत के आधार पर होती हैं, रचना के आधार पर होती हैं, अर्थ के आधार पर होती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपकी ये स्रोत के आधार पर है, इसमें मैंने आपको बताया था तत्सम, तद्भव, यहां पर है तद्भव है, ठीक है। अगला आपका देशज हो जाता है और इससे अगले आपका विदेशज और इससे आगे आपका शंकर हो जाता है, ठीक है। ये आपके सामने है। अब देखिएगा इसमें आपका जो तत्सम है, अब इसके आगे मैंने आपको बताया यहाँ पर रूढ़ शब्द होते हैं। जी हाँ दोस्तों, रूढ़ शब्द यहाँ पर आपका आता है। नेक्स्ट होता है आपका यौगिक शब्द है और इसके आगे आपका योग रूढ़ भी हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर योग रूढ़ शब्द हो जाता है। अब दोस्तों मैं अब तक आपको ये करा चुका हूं, बहुत आसान सी तरीकों के साथ में मैंने आपको ये कराया है। अब दोस्तों मैंने बताया था आपको तत्सम और तद्भव में किस तरह आप क्लियर कर सकते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपके पास में 5 से 7 ट्रिक मैंने बताई हैं और इनके आधार पर आप तत्सम व तद्भव को क्लियर कर सकते हैं। आप पिछली क्लासों में देख सकते हैं, नित्य क्लास की लाइव क्लास में आप जाइएगा और आप पाएंगे उनको ट्रिक के साथ में आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात देखिएगा, तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत से होता है। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपका संस्कृत है, ठीक है। यहां पर संस्कृत आप देखेंगे, संस्कृत। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत से हिंदी में सीधे सीधे बोले जा रहे हो, जो के तो बोले जा रहे हो, उन्हें तत्सम कहा जाता है। और जो शब्द संस्कृत से चल करके हिंदी में किसी दूसरे नाम से बोले जाते हैं उन्हें तद्भव कहा जाता है। उसके बाद में अब बात करते हैं देशज की। देशज शब्द कौन से आपके होते हैं? हालांकि पहले एक बात ये क्लियर कर लीजिएगा, इसे आप हिंदी में लिख लीजिएगा, हिंदी। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आप पाएंगे, अगर यहाँ पर आप तत्सम को देखते हैं, आग कहते हैं, तो आग को अग्नि को
आप अग्नि जो होता है वो तत्सम होता है, संस्कृत का होता है, जबकि हिंदी आपका आग होता है दोस्तों। अब दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं, आप पाएंगे बंदर है तो उसे वानर है, उसे बंदर कहा जाता है, विद्युत है तो उसे बिजली कहा जाता है। ये मैंने आपको बहुत सारी ट्रिक के माध्यम से आपको मैंने बताया है दोस्तों। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, इसके बाद में देशज शब्द। अब देशज शब्द आपके कौन से होते हैं? देशज शब्द वह सभी शब्द होते हैं जिन्हें आपके लोकल एरिया में बोला जाता हो, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं लोटा है, आपका झंझर है, उलझन है, ये सब चीजें आप पाएंगे। उलझन, झंझट, उसके बाद में चूहा है, उसके बाद में लोटा है, पेड़ है, इत्यादि को आप जो मानते हैं वो आप ये मानते हैं कि वो सभी आपके देशज शब्द होते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ेगा विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वो होते हैं जो विदेशी भाषाओं से आपके लिए गए हैं, जो विदेशी आपकी भाषा है, जैसे चीनी है, जापानी है, फ्रांसीसी है और डच है, और इसके बाद में तुर्की है, अरबी है, फारसी। ये सभी भाषाओं से यूज किए जाने वाले हिंदी में शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे औरत है, उस्तरा है, चाकू है, पतलून है, आप चाइनीज वर्डों में आप आइएगा चाउमीन है, और यहाँ पर मोमोज है, आप इन देख सकते हैं। जापान में लैंट्रा आप देख सकते हैं, रिक्शा आप देख सकते हैं, रिक्शा लैंट्रा आपका जापानी होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास में विदेशों से अब अंग्रेजी के हैं, जैसे डॉक्टर है, मास्टर है, इंस्पेक्टर है, ये सभी आपके अंग्रेजी के शब्द होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपके विदेशी शब्द आपके माने जाते हैं। अब ये संकर शब्द कौन से होते हैं? संकर शब्द आपके वह सभी शब्द होते हैं जो किन्हीं दो भाषाओं से मिलकर के बनते हैं। एक आपकी हिंदी हो सकती है, दूसरी आपकी अंग्रेजी हो सकती है, पहली अंग्रेजी हो सकती है, दूसरी आपकी हिंदी हो सकती है। जैसे आप पाएंगे रेलगाड़ी। अब यहाँ पर रेलगाड़ी लिख लीजिएगा, रेल है। अब यहाँ लीजिएगा रेल जो है आपका किसका शब्द है? अंग्रेजी का, ठीक है, अंग्रेजी है, तो यहाँ पर अंग्रेजी है, और गाड़ी आपका यहाँ पर होता है हिंदी में दोस्तों, हिंदी है यहाँ पर। तो रेलगाड़ी, रेल जो है आपका अंग्रेजी का है और गाड़ी आपका हिंदी का है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं, अब ये दोनों रेलगाड़ी ने कहा संकर शब्द आप कह सकते हैं, क्योंकि जो संकर आपके शब्द होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? किन्हीं दो भाषाओं से मिलकर के बनते हैं। दूसरा जैसे आपका परीक्षा हॉल है। अब परीक्षा हॉल को आप पाएंगे तो परीक्षा हॉल में भी क्या होता है आप देख सकते हैं। परीक्षा हॉल में आप पाते हैं, वहां पर आप पाएंगे जो परीक्षा हॉल है, परीक्षा आपका हिंदी का शब्द है और हॉल आपका उसमें होता है अंग्रेजी का शब्द होता है। तो आप उसमें कह सकते हैं संकर शब्द होते हैं दोस्तों, चलेगा। तो ये बात आपकी समझ में आ चुकी है। अगला है आपका रूढ़ शब्द। अब ये रचना के आधार पर बताने वाले हैं, ये होते हैं आपके रचना के आधार पर। रूढ़ शब्द कौन से शब्द होते हैं? रूढ़ शब्द वह सभी शब्द होते हैं जिन्हें अगर आप उनका संधि विच्छेद कर दें या उन्हें विच्छेद कर दें या उन्हें अलग अलग बखेर दें तो उनके पास में अपना कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब उनके पास में मतलब नहीं रह जाता, कैसे आप देख सकते हैं, कमल है, हाथी है, हाथ है, ये आप देख सकते हैं, जैसे कमल है, हाथी है, हाथ है, कमीज है। अगर आप इनको बखेरते हैं, तोड़ते हैं तो इनका कोई अपने आप में अर्थ नहीं रह जाता। जो शब्द केवल और केवल वर्णों से मिलकर के बनते हैं और उन्हें तोड़ दिया जाए तो वर्णों में बिखर जाते हैं, तो उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं दोस्तों। लेकिन अब ये आप देख सकते हैं, जैसे आपने देखा कमल है, कमलों कै प्लस मैं प्लस ले कर सकते हैं आप, है प्लस आ प्लस थे प्लस ई कर सकते हैं, हाथी कर सकते हैं। इसके बाद में आप कमीज भी कर सकते हैं, का प्लस मा प्लस ज प्लस ई, कमीज हो जाता है आपका। तो इस तरह के जो आपके शब्द होते हैं आप उन्हें अगर अलग अलग करते हैं तो आप पाएंगे दोस्तों उसमें अलग अलग जब हो जाता है तो आप ये पाते हैं, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, ये सभी आपके रूढ़ शब्द हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों, जिनका योग वर्णों से बनता है। अगर उनको तोड़ते हैं तो उनका रूप आपको वर्णों में ही प्राप्त होता है। इसके बाद में आगे है यौगिक शब्द आपके सामने हैं। अब यौगिक शब्द क्या है? देखिए, आप एक से अधिक शब्दों के योग को आप क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। यानी कि एक शब्द से अधिक जब शब्द एक साथ होते हैं आप उन्हें यौगिक कहते हैं दोस्तों, और वह आपके यौगिक शब्द कहलाए जाते हैं। जैसे पाठ प्लस शाला है, पाठशाला हो जाती है, हिमालय हिमालय हो जाता है, ठीक है। तत् इसमें आप देख सकते हैं, इसमें तथागत तथा प्लस गत हो जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कर्म प्लस इसमें महात्मा, महान है जो आत्मा इसमें हो सकता है। अथवा आप कह सकते हैं इसमें उपसर्ग प्रत्यय समास और संधि से जितने भी बनने वाले शब्द होते हैं वे सभी आपके यौगिक कहलाते हैं दोस्तों। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, लिख लेता हूं मैं एक आधा, हिमालय है, हिमालय है, ठीक है। इसके बाद में आपका योग रूढ़ हो जाता है दोस्तों। अब योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों को तोड़ने से उनमें कोई अर्थ नहीं निकलता बल्कि वह तीसरे की तरफ इशारा करते हैं। अथवा आप इसे ये भी कह सकते हैं, अब अगर आप देख रहे हैं यहाँ यौगिक शब्द जो होते हैं आपके समास होते हैं या फिर प्रत्यय होते हैं या फिर उपसर्ग होते हैं, या आप उसमें सीधा सीधा कर सकते हैं तत्पुरुष समास उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है।
अब इसकी में अगर आप बात करते हैं, योग रूढ़ में आप बात करते हैं, तो योग रूढ़ में आप पाएंगे कि इसमें बहुब्रीहि समास होता है दोस्तों। तो बहुब्रीहि समास जो आपका पाया जाता है वो योग रूढ़ में पाया जाता है। अब जैसे आप कह सकते हैं 10 आनन है, 10 आनन है जिसके रावण को आप कह रहे हैं, ठीक है। चतुर्भुज है, 4 भुजाओं वाला, विष्णु हो सकता है, गणेश जी हो सकते हैं। उसके बाद में आप कह सकते हैं चतुरानन या 4 सिरों वाला आप कह सकते हैं, ब्रह्मा जी को कह सकते हैं आप, उसमें 4 सिर ब्रह्मा जी के ही होते हैं, आप अच्छे खास जानते हैं इस बारे में। चक्रपणि, चक्र है जिसकी पणी में यानी कि जिसकी उंगली में चक्र है, जो चक्र को धारण किए हुए है, वो आपका विष्णु हो सकते हैं या फिर आपके कृष्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप पा सकते हैं। तो जहां पर आप पहला पद को विखंडन करने पर दूसरे में उसका अर्थ नहीं मिलता है बल्कि वह तीसरे की तरफ इशारा करता है, तो वह आपका दोस्तों कहलाता है यौगिक योग रूढ़ शब्द कहलाता है दोस्तों। चलेगा, तो दोस्तों ये पिछली क्लासों का अब तक था जो आपको क्लियर मैं करा रहा था। अब इससे आगे हमारे पास में है अर्थ के आधार पर। अब देखते हैं अर्थ के आधार पर कैसे करेंगे और आपको क्या समझ में आने वाला है। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी हैं उनको मैंने हिंट पे बता दिया है, लेकिन अगर आप विस्तृत क्लासें करना चाहते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं और पा सकते हैं और बहुत आसानी से सीख सकते हैं, ये मेरा वादा है। चलिएगा दोस्तों, तो मैं इसको साफ करता हूं और उसके बाद में अर्थ के आधार पर मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं और अर्थ के आधार पर आपको क्लियर करने वाला हूं दोस्तों। ये लीजिएगा, यहां है शब्द, शब्द के आधार पर, सॉरी शब्द विचार है यहां पर, ठीक है। अब इसमें अगला जो पॉइंट मैंने बनाया है वो है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ठीक है दोस्तों। यहां देखिएगा, यहां पर अर्थ के आधार पर है। अब अर्थ के आधार पर किस किस को रखा जाता है दोस्तों, ये देख लीजिएगा एक बार। यहां पर आपका पर्यायवाची होता है, इसके बाद में यहां पर आपका अनेकार्थी होता है, विलोम, विलोम शब्द होता है, और यहां पर आपका अनेकार्थी होता है, अनेकार्थी, अनेकार्थी, ठीक है। ये सभी अनेकार्थी शब्द हैं। अब देखिएगा दोस्तों, इसमें पर्यायवाची, अनेकार्थी और विलोम शब्द होते हैं। अब सबसे बड़ी जो समस्या है आपके सामने वो देखने वाली दोस्तों ये है कि पर्यायवाची और आपका अनेकार्थी ये दोनों सेम से लगते हैं। अब इन्हें कैसे अलग करेंगे, कैसे पता चलेगा कि पर्यायवाची और अनेकार्थी आपके अलग अलग होते हैं, तो सबसे बड़ी बात आपकी समझने वाली ये है। तो अब आपका क्लियर करेंगे, मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताने वाला हूं अनेकार्थी में और पर्यायवाची में क्या अंतर होता है, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बड़ी आसानी के साथ में। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे के साथ में, चलिएगा ये लीजिएगा। तो दोस्तों यहां पर आप लीजिएगा, इसको हम करते हैं, सॉरी पेन ही हमारा नीचे गिर गया, ये लीजिए। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूं, ये तो आप क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको अलग अलग यहां पर बताने वाला हूं। देखिएगा, यहां पर पहले लेते हैं पर्यायवाची, ये लीजिएगा, यहां पर पर्यायवाची है। अब ये जो पर्यायवाची है तो यहां पर क्या पर्यायवाची क्या होते हैं, देखिए पर्यायवाची का मतलब होता है, उनका मतलब ये होता है जो पर्यायवाची होते हैं, जो जैसे सपोज कीजिए अग्नि है, आग है, आंच है, आप ये देख सकते हैं, यानी कि जो ये शब्द हैं ये लगभग उसके जैसे होते हैं, बल्कि वो नहीं होते, 100 के 100% नहीं होते, लगभग लगभग उनके जैसे होते हैं, ठीक है। अब ये बात आपको मैं कैसे क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। तो पर्यायवाची किन्हें कहा जाए, जो शब्द लमसम दर्शाते हैं उसकी वैल्यू को, वह आपके क्या कहलाते हैं, वह आपके पर्यायवाची कहलाते हैं। अब देखिएगा यहां पर पर्यायवाची में देखिएगा, सबसे पहले हम लेते हैं यहां पर एक उदाहरण लेते हैं, अग्नि, अग्नि यहां पर है, अग्नि के बाद में आग है, आग के बाद में आंच है, और आंच के बाद में क्या है दोस्तों, यहां पर ज्वाला, ज्वाला है, आगे दहन है, ठीक है। चलिए काफी है इतना, है ना, आप ये देख सकते हैं। अब दोस्तों ये देखिए पर्यायवाची की अगर हम बात करते हैं, अब जैसे आप यहाँ दहन है, ज्वाला है, आपके पास में आंच है, आग है, अग्नि है। अब देखिए जो अग्नि है ये आपका किसका रूप होता है दोस्तों, ये आपका संस्कृत का रूप है, ठीक है। बड़ी आसान सी बात है, ये आपके सामने संस्कृत का रूप होता है, इसे आप संस्कृत कह सकते हैं, ये आपका तत्सम होता है, ठीक है। अब अगर इसमें बात करें कॉमन बात, तो इसमें क्या है, आग है ना, ये आपकी आग आ जाती है, इसमें आग में तो आग है ही है, यहां भी आग आ जाती है आपकी।
अब आँच है, आँच किसे कहते हैं? आप गांव में देखा होगा, जिससे आपने उपले जलाए हो या लकड़ी जलाते हैं आप, जब उसमें राख, ऊपर उसमें राख होती है, जब आप उसमें अंदर से देखते हैं किसी लकड़ी से या लोहे की छड़ से या किसी चिमटे वगैरह से आप देखते हैं, तो जब आप अंदर देखते हैं तो उसमें अंदर होती है हल्की फुल्की, तो उसे कहते हैं आँच अभी इसमें स्थित है। तो यानी कि वो जो आँच होती है अंदर, उसे भी आग कहा जाएगा। ठीक है, ये आग हो जाती है। अब जो ज्वाला है, ज्वाला कहां से निकलती है आपकी? ज्वाला निकलती है आपकी ज्वालामुखी से, मान लीजिएगा। अब देखो ज्वालामुखी से जब निकलती है 90% उसमें निकलती है वाष्प निकलती है, और जहां पर ज्वालामुखी फटते हैं वहां पर बहुत दूर दूर तक बादल हो जाते हैं दोस्तों। अब जहां पर बादल इस तरह के हो जाते हैं उन्हें, अब उसमें देख लीजिएगा, अब वहां पर वाष्प पे कोई मतलब नहीं, लेकिन उस वाष्प के साथ साथ में उसमें आग निकलती है, उसे क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। ये लीजिएगा, तो इसमें कॉमन बात क्या है? यहां भी आग आ जाता है, सॉरी यहां पर भी आग ही है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों दहन। अब दहन देखिएगा, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, ये जितने आपकी चीजें हैं, यंत्र है, मशीनें हैं, जितनी भी आपकी होती हैं, वहां पाते हैं कि उसके अंदर भी क्या हो रहा है? आग है, दहन हो रहा है, तभी चल रहा है, तो वहां पर अभी उसके अंदर आग है। ठीक है, तो ये लीजिएगा, यहां भी आग हो जाती है। यानी कि सब चीजें एक दूसरे से लमसम चलती हैं, कनेक्टेड होती हैं। जैसे ये इससे जुड़ा है आग से, ये इससे जुड़ जाता है, ये इससे जुड़ जाता है, ये इससे जुड़ जाता है, क्योंकि इसमें कॉमन क्या है? सब में कॉमन क्या है दोस्तों? आपका आग है। ठीक है, ये एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं क्योंकि सभी में थोड़ी बहुत आग है, यानी कि आप कह सकते हैं ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं दोस्तों। तो जहां पर एक दूसरे का इस तरह से मिलना हो जाता है या समानताएं दिखती हैं, तो वहां पर पर्यायवाची कहते हैं दोस्तों। अब आप देख सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं तरंग है, ठीक है, आप तरंगे कह सकते हैं, और आप विद्युत रेखाएं कह सकते हैं ना, तो ये आप क्या कहते हैं? तो जहां आप तरंगे हैं, ये लहरें हैं। ये तरंगे जो हैं, देखिए तरंगे जो चलती हैं आपकी लेयर में, इसमें एयर में, उसमें चलती हैं, सॉरी विद्युत में चलती हैं, और जो आपकी लहरें हैं वो पानी में चलती हैं, लेकिन दोनों चलती अप डाउन है। चाहे आपकी विद्युत तरंगे हों, विद्युत तरंगे हैं, जो आपकी विद्युत तरंगे हैं, और ये आपकी लहरें हैं, लहरें। अब चाहे लहरें हो चाहे तरंगे, दोनों एक जैसी चलती हैं, अप डाउन चलती हैं। अब जब आपकी अप डाउन आपकी चलती हैं, तो वो जो आपकी अप डाउन चलती हैं, तो दोनों कौन चलती हैं? लेयर आपकी होती हैं, या तो वे आपकी लहरें होती हैं या विद्युत तरंगे होती हैं। यही कारण है कि तरंगों को इसकी लहरों का पर्यायवाची दोस्तों कहा गया है। ये बात आपको आसानी से क्लियर हो जानी चाहिए। चलिएगा, ये बात आपको समझ आती है। अब मैं आपको बताता हूं, इसमें पर्यायवाची आपका क्लियर हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ अब हमको जो क्लियर करना है वो क्या करना पड़ेगा, वो हम देखते हैं। अब इसके जो अनेकार्थी हैं, अनेकार्थी पर्यायवाची के जैसे क्यों नहीं होते हैं, अब हम आपको ये क्लियर करना चाहेंगे या बताना चाहेंगे। ये बात आपको आसान से क्लियर होगा। इसमें चाहे आप देख सकते हैं, जैसे आप भाई है, भ्राता जा सकते हैं, पेड़ है, तरुण है, या आप वृक्ष कह सकते हैं, पौधे कह सकते हैं। यानी जो पौधा होता है, पौधा उसे कहा जाए जो छोटा होता है ना, वृक्ष कहा जाए तो बहुत ज्यादा विशाल होता है, पेड़ सामान्य बातों में होता है, लेकिन है तो एक जैसी देखने में पाया जाता है दोस्तों। कमल है, आबुज है, अंबुज है, नीरज है, सरोज है, अरविंद है, आप देख सकते हैं कमल, सरोज, आबुज, अंबुज, नीरज, अरविंद, ये सभी जो चीजें हैं, ये सभी किसकी तरफ इशारा करती है? कमल की तरफ इशारा करती है, कमल को दर्शाती है दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने कहा था लमसम जो चीजें चलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें जो कहा जाता है वो उसके पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पर ये पर्यायवाची वाली बात आपके सामने आ जाती है। तो ये पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। चलिएगा, तो इसको साफ करते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बाद में पर्यायवाची आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा दोस्तों। पर्यायवाची होते हैं। अब ये तो याद करने वाली बात है। अगर आप थ्योरी की बात करते तो ये आप थ्योरी तो यही देंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप बात करते तो आपको याद करना पड़ेगा कितने पर्यायवाची, कौन सा किसका पर्यायवाची है, वो आपको एक बार याद करना पड़ेगा, तभी क्लियर हो पाएगा। ये तो थ्योरी के आधार पर आपको समझा दिया गया है। अब इतने सारे पर्यायवाची तो नहीं बता पाएंगे। चलिएगा, अगला है आपका दोस्तों, यहाँ पर ये गलत कर दिया है हमने, इसको एक बार लिख लेते हैं दोबारा से। यहाँ पर अग्नि है, ठीक है, यहाँ पर आग है, यहाँ पर आँच है, ठीक है, यहाँ पर पावक है, पावक है, आगे दहन है, आगे अनल है, आगे ज्वाला भी है, और सबसे बड़ी बात है इन सब में क्या है? आग है। इसमें भी आग है, इसमें भी आग है, इसमें भी आग है, इसमें भी आग है, और इन दोनों में भी आग ही है।
ठीक है, ये बात कॉमन हो जाती है। अब बात करते हैं, ये बात मुझे इसलिए जरूरी था क्योंकि मैं दूसरी चीज बताने वाला हूं, तो आपका वो क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों। चलिएगा अगला लेते हैं, इसमें आपका करते हैं, आपके सामने होगा, ये लीजिएगा। अगला दोस्तों होता है आपका, इसमें क्या होता है, अनेकार्थी। अनेक आर्थी शब्द कौन से होते हैं, ये लीजिएगा, यहां पर अनेक आर्थी शब्द लीजिएगा। अब देखिए अनेकार्थी क्या है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। देखिएगा जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, ठीक है, यहां भी एक से अधिक अर्थ निकल रहे थे। अग्नि का आग है, आग का आंच है, आंच का पावन है, पवन का दहन है, दहन का अनल है, अनल का आबुस है, सॉरी ज्वाला है, और ज्वाला का फिर अग्नि हो जाता है। ज्वाला को आप आग भी कह सकते हैं, एक दूसरे को कह सकते हैं, क्योंकि इनमें कॉमन बात आग होती है आपकी। लेकिन आपकी जो यहाँ पर बात आती है अनेकार्थी शब्दों में, तो आप ये क्लियर नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये जो आपका अनेकार्थी है इसको एक दूसरे से जोड़ा नहीं जा सकता, जबकि पर्यायवाची को एक दूसरे से हम जोड़ सकते हैं। तो यहां पर आप पाएंगे, यहां जो अनेकार्थी आपके शब्द हैं वो आपके एक से अधिक अर्थ तो हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करेंगे, जिस तरह से यहां पर पर्यायवाची ने किया। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। हमने लिखा है यहां पर अर्थ लिख दिया दोस्तों, क्या है, अर्थ है आपके पास में, अर्थ। अब देखिए अर्थ का मतलब होता है ना। अब आपसे पूछा जाए भाई अर्थ का मतलब क्या होता है, तो मतलब ये होता है, इसका मतलब अर्थ का, इसका अर्थ से है, आप देखेंगे इसका एक तो होता है मतलब अर्थ का मतलब होता है, दूसरा होता है ढंग से। अब यहां देखिएगा अर्थ जो है आपका वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है, मतलब की तरफ कर रहा है, धन की। अब आप अर्थ को मतलब कह सकते हैं, अर्थ को दूसरी वे में आप धन कह सकते हैं, लेकिन आप इसे धन को मतलब नहीं कह सकते, मतलब को धन नहीं कह सकते, आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। अगर आप दोस्तों के साथ में चाउमीन बर्गर डोसा या पार्टी करने आप जाने लगे, तो आप ये नहीं कहेंगे दोस्त कि हाँ भाई जे में मतलब रख के लाया नहीं लाया है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं आप, है ना। तो अगर कोई आपको कोई बात बताई जा रही हो, आपको उसकी बात समझ में ना आए, तो आप उसे नहीं कहेंगे तेरा धन समझ में नहीं आया, आप उससे कहेंगे मतलब समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाहते हो। तो देखेगा इन शब्दों को हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं एक दूसरे की जगह, लेकिन इनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे अग्नि है, आग है, आंच है, इनको एक जगह भाई बहुत ज्यादा आंच निकल रही है इससे, तो बहुत ज्यादा आंच है इसके अंदर, तो अरे यार बहुत दहन की तरह हो रहा है, यहाँ पर बड़ी ज्वालाएं निकल रही हैं, आप पर्यायवाची में ऐसे कह सकते हैं। लेकिन आप इसमें नहीं कहते कि अर्थ कि आप क्या हो कि आप जरा, अगर ये तो कह सकते हैं कि हाँ भाई जेब में थोड़ा बहुत अर्थ है, नहीं है, अर्थ का मतलब है आपका धन से है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते मतलब है, ये मतलब की जगह आप नहीं कह सकते यहाँ पर धन है। तो आप ये भली बात समझ रहे होंगे दोस्तों। दूसरी चीज आप देखेगा यहाँ पर, दूसरा मैं आपको उदाहरण देता हूँ, यहाँ पर दूसरा उदाहरण लीजिएगा। दूसरा उदाहरण है लाल। अब देखिएगा यहाँ पर लाल है, इसको साफ कर दीजिएगा, पहले वाली बात समझ में आ गई होगी आपको। अब यहाँ जो लाल है, अब देखिए लाल का मतलब क्या है, आप ये लाल देखेंगे, लाल बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपके समझने के लिए जरूरी है। लाल माने होता है रंग, यानी कि ये एक रंग को लाल कहा जाता है, ये आसानी से आपको याद होने वाला है, ठीक है। लाल माने होता है रंग। दूसरा लाल माने होता है पत्थर। आपने जब कहानी सुनी होगी तो आपने सुना होगा उसके पास में लाल थे, यानी कि ऐसा एक बहुमूल्य पत्थर होता है जिसे लाल कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में तीसरा लाल का मतलब होता है पुत्र, है ना। यहां पर अब देखें, यहां पर पुत्र है। अब यहां पर देखिएगा, एक जगह आप कह रहे हैं रंग है, दूसरी जगह आप कह रहे हैं पत्थर है, तीसरी जगह आप कह रहे हैं पुत्र है। अब दोस्तों ये बात आपके सामने आती है। अब देखिए लाल के यहां पर तीन चीजें हो गई हैं। अब यहां पर देखिए आप अपनी शर्ट पर लाल रंग कराने जाने लगे, है ना। लड़कियां अक्सर चली जाती हैं दुपट्टों पे रंग कराने चली जाती हैं, दुपट्टों पे आप जानते हैं। तो वहां जाकर आप ये नहीं कह सकती हैं कलर करने वाले से कि भैया एक काम करो इस पे पत्थर कर दो, आप ये नहीं कह सकती हैं। आप ये भी नहीं कह सकती हैं इस पे पुत्र कर दो, नहीं कह सकती हैं आप इसमें, ठीक है। अगर माँ देखती है, आप अपने घर पे जा रहे हैं और माँ देखती है, तो माँ ये कहेगी मेरा लाल आ लिया है, माँ ये नहीं कहेगी मेरा पत्थर आ लिया है। पत्थर तो आप नहीं कह सकते हैं। तो ये बात समझने वाली होती है, क्योंकि लाल माने रंग है, लाल माने पत्थर है, लाल माने आपका पुत्र होता है। तो ये बातें आपकी अलग अलग हो जाती हैं दोस्तों। तो इनका सभी का अर्थ अलग अलग यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कि वो कह रहा है कि लाल है, रंग है, लाल है, पुत्र है, लाल है, पत्थर है। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रंग है, तो अब ये लीजिएगा पत्थर है, पुत्र है। अब बात सबसे बड़ी ये है दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा था, या अर्थ का मतलब होता है नंबर 1, यहाँ पर मतलब है इसका मतलब, है ना। और सॉरी मतलब है, और यहाँ इसका
धन है। अब देखिएगा ये सभी चीजें, अब मैं ये कह रहा था आपसे कि अग्नि को आग से जोड़ा जा सकता है, आग को आग से जोड़ा जा सकता है, आग को पवन से, पवन को दहन से अनल से, और अनल से ज्वाला से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है यहाँ दोस्तों। अब यहाँ आप देखिएगा, लाल को रंग तो कह सकते हैं आप, लेकिन रंग को आप पत्थर नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, काट दीजिए। रंग को आप पुत्र भी नहीं कह सकते। मैंने बताया ना कि घर पर आप जा रहे हो, मम्मी ये नहीं कहने कि मेरा रंग आ लिया है ना ये कहने कि मेरा पत्थर आ लिया है, मम्मी ये कहे कि मेरा लाल आ लिया है। तो आप लाल की जगह पत्थर यूज नहीं कर सकते, पत्थर की जगह रंग यूज नहीं कर सकते, आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं, इनमें कॉमन बात कोई भी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको भली बात से समझ में आ गई होगी, बड़ी अच्छे से मैंने प्रयास किया है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे वही बात मैंने बताई, अर्थ से मतलब है धन, ये एक दूसरे को यहाँ पर कनेक्ट नहीं करते हैं, मतलब से धन का कोई संबंध नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये बात आपकी बहुत अच्छे से क्लियर दोस्तों हो रही होगी। चलिए एक आध उदाहरण और ले लेते हैं, ये लीजिएगा, इस उदाहरण से आपका काम चल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए एक आध और उदाहरण ले लेते हैं तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, कभी अब ये एक बात और समझ लीजिएगा, इसमें एक चीज और मैं लिख देता हूं छोटी सी, आपको समझने वाली है। अगर आप इसे अनेकार्थी शब्द को कह दें, यमक अलंकार, यमक अलंकार के जितने भी उदाहरण होते हैं वो सभी आपके अनेकार्थी होते हैं दोस्तों, क्योंकि यमक अलंकार में जो होता है वो सब अनेकार्थी होते हैं, जैसे कनक, कनक। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, कनक माने दो अर्थ होते हैं, ये लीजिएगा, एक कनक का मतलब आपका है धतूरा, धतूरा है, और दूसरे कनक का मतलब है आपका सोना। ठीक है, अब सोने भी दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिया है, सोने वाली क्रिया कह सकते हैं, और एक आपका होता है आभूषण। ठीक है, अब ये जो सोना यहां पर ये आभूषण का कार्य करता है। ठीक है, तो यहां पर ये आपका आभूषण का कार्य कर रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक यहाँ पर कनक, कनक माने धतूरा है, एक सोना आभूषण है, क्रिया है, आभूषण है। तो यहाँ पर ये बात भी आपके सामने दोस्तों आ रही है, ये आप भली बात समझ सकते हैं, इसको लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अनेकार्थी शब्द है आपका, यमक अलंकार है, यहाँ पर कनक, कनक है। ठीक है, ये बात समझ में आई, कनक, कनक ते से गुनी मादिकता अधिकाय वो खाए बोरा है, जैसे सोबाय बोरा है, तो ये आपका कनक, कनक यहाँ पर हुआ। दूसरा आप यहाँ पर ले सकते हैं, एक उदाहरण और ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे काली घटा का घमंड घटा, है ना। अब यहाँ पर घटा है आपका, अब घटे का मतलब दो होता है, ये लीजिएगा, दो मतलब इसके निकल के आते हैं, कौन कौन से, घटा लिख लेते हैं पहले, यहाँ है घटा। अब ये घटा दो प्रकार का होता है, एक घटा का मतलब होता है बादल से, बादल, है ना, और दूसरा होता है आपका कम से। यहाँ एक आपका बादल से है, एक आपका है कम से। कह देना काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर काली घटा का घमंड घट रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ काली घटा का घमंड घटा तो आपके यहाँ पर भी होता है। तो दोस्तों इस तरह से ये था आपका शब्द विचार था। ठीक है, ये आपका पॉइंट था, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी चीजें क्लियर होती चली जाएं तो आप तीनों वीडियो को, तीनों दिन को आप देख सकते हैं, आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, शब्द विचार में मैंने आपको बताया है, अर्थ के रचना के आधार पर, स्रोत के आधार पर है, स्रोत के आधार पर तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है और संकर होता है। इसके बाद में मैंने बताया आपको रचना के आधार पर रूढ़ है, यौगिक है और योग रूढ़ होता है आपका। इसके बाद में आपका है यहाँ पर अर्थ के आधार पर है, अनेकार्थी है आपका, और आपका प्रियवाची है, ये बात आपका क्लियर हो जाती है। अब इसमें एक पॉइंट दोस्तों और बचता है, उसको भी क्लियर कर लेते हैं साथ के साथ में। अब देखिएगा, मैं इसमें बता रहा था आपको, क्या बताया था इसमें मैंने, इसमें यमक अलंकार बताया, यमक अलंकार, ये याद कर लेना आप, यमक अलंकार के जितने उदाहरण होते हैं वे अनेकार्थी होते हैं। तीसरी चीज आपकी दोस्तों यहां पर लेते हैं, क्या लेते हैं, यहां पर विलोम शब्द है, विलोम शब्द आपके पास में होता है। तो विलोम शब्द को आप क्या कह सकते हैं, विलोम शब्द को आप कह सकते हैं यहां पर, क्या कह सकते हैं, यहां पर आप कहेंगे द्वंद समास, आमने सामने होता है ना। जैसे आमने सामने की टक्कर में आप कह सकते हैं भाई बहन, माता पिता, शुभ है और
शाम, गलत हो गया शाम, शाम है, शाम। तो ये आप देख लीजिएगा। तो जहां पर प्लस माइनस के आपको चार्ज मिलते हैं वहां पर आपका होता है, क्या होता है, आपका विलोम शब्द हो जाता है। आपका सुख है, दुख है, पाप है, पुण्य है, ऊपर है, नीचे है, भूरा है, कहते हैं उजला है, काला है, ठीक है, ऊपर है, नीचे है, दुबला है, मोटा है, ईमानदार है और आपका बेईमान है, ये सभी आप देख सकते हैं। यानी कि जहां पर प्लस माइनस के चार्ज आपके मिल रहे हो, दिन रात आपका हो रहा हो, सुबह शाम आपका हो रहा हो, ऊपर नीचे हो रहा हो, है ना, तो आप यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर आप जो पाएंगे वहां पर आपके होते हैं विलोम शब्द होते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं। और विलोम शब्दों में आपका द्वंद्व समास दोस्तों होता है। तो दोस्तों ये आपका वीडियो कैसा रहा, कैसा आपने अनुभव किया है, वो सभी साथी अपने कमेंट बॉक्स में से जरूर लिखिएगा, कहना मत भूलिएगा। और जो साथी अभी हमसे नए जुड़े हैं, कृपया करके उनसे निवेदन है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करना बिल्कुल ना भूले और शेयर भी जरूर करते रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये क्लास आपको मिलती रहे, क्योंकि यह आपकी नित्य क्लास इस चैनल पे शाम 4 बजे प्रतिदिन क्लास आपकी लाइव क्लास आती है और शाम को 6 बजे इतिहास की क्लास मैं ही लेकर के आता हूं। अगर आप चाहते हैं मुझसे जुड़ना तो आप मुझसे जुड़िएगा और इसके साथ ही जो है जुड़ करके लाभ लीजिएगा। तो दोस्तों मैं सचिन कुमार लेता हूं विदा और मिलता हूं आपसे अगले समय में अपनी लाइव क्लास 4 बजे और शाम को 6 बजे इतिहास क्लास में। तो तब तक के लिए दोस्तों गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।